नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम पाठ का भाग 3। मानव श्वसन। मानव में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है, ये पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं श्वसन किसे कहते हैं। आप कह दोगे सांस लेना ही श्वसन कहलाता है। छठी क्लास में बच्चा पढ़ता है कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना श्वसन कहलाता है। अब हम ये वीडियो 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो परिभाषा भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। आपको डायग्राम दिखा रखा है। ये मानव श्वसन का डायग्राम है। मानव में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है। ये डायफ्राम है, ये फेफड़े हैं, ये श्वास नली है, ये मुख गुहा है, ये नासिका है, नासा गुहा। ठीक है दोस्तों, ये आपको पूरा श्वसन पथ बता रखा है, कहाँ से वायु कहाँ जाती है। अब हम देखते हैं सबसे पहले श्वसन कहते किसे हैं, श्वसन की क्या परिभाषा है। और आपको एक बात बता देना चाहता हूं साथियों कि ग्लूकोज के दहन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। ग्लूकोज आपकी कोशिका में है और उसका जब तक ऑक्सीकरण नहीं होता तब तक आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो श्वसन प्रक्रम के द्वारा ही हमको ऊर्जा मिलती है, जिसके द्वारा हम दैनिक क्रियाकलापों को करते हैं। अब देखिए श्वसन किसे कहते हैं। चलते हैं अब हम श्वसन की परिभाषा क्या है। श्वसन श्वसन एक जैव रासायनिक, जैव का मतलब जीवों के अंदर चलने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है और भौतिक क्रिया है। बाहरी बिना एंजाइम की भी होती है, बिना, इस कारण इसको भौतिक क्रिया कहा गया है। देखो, श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक क्रिया है जिसमें कोशिकाओं में उपस्थित खाद्य पदार्थ क्या है, ग्लूकोज है हमारा। अब पोषण हुआ, तो पोषण जब हुआ तो छोटी आंत से भोजन अवशोषित होकर के ग्लूकोज रुधिर में चला गया था और रुधिर से कोशिकाओं में चला गया। अब कोशिकाओं में उपस्थित खाद्य पदार्थ जो ग्लूकोज था, उसके पास ऑक्सीजन पहुंचती है और वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को CO2 H2O में विघटित कर देती है और क्या निकलता है दोस्तों, ऊर्जा निकलती है। और उस ऊर्जा को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है फेफड़ों के द्वारा। इस प्रक्रम को कहते हैं श्वसन। तो अगर आपको प्रश्न आ जाता है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि श्वसन क्या है। श्वसन वह जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोशिकाओं में उपस्थित खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन के द्वारा विघटन होता है, अपघटन होता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा ATP के रूप में निकलती है, जो आपको आगे बताएंगे ATP क्या। और इस प्रकार और CO2 गैस को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अब बात आती है, परिभाषा हो गई अपनी श्वसन की। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, श्वसन और दहन आप जानते हो, जैसे किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो वो दहन कहलाता है और ये भी ऑक्सीजन के कारण ही संभव है। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो आग नहीं जलेगी। तो देखो, श्वसन और दहन में क्या समानता है। पहली समानता क्या है, दोनों में कार्बनिक पदार्थ यौगिक जलते हैं। कार्बनिक पदार्थ दहन होता है। ग्लूकोज भी कार्बनिक पदार्थ है और जो किसी वस्तु को हम जला रहे हैं उसके अंदर भी कार्बनिक पदार्थ होगा। अगला नेक्स्ट है, दोनों में CO2 और H2O निकलते हैं। श्वसन में भी CO2 निकलती है और जल निकलता है। तीसरा स्टेप है, दोनों के जलने के लिए O2 की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती, इसलिए दहन में भी ऑक्सीजन का होना
अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अगर प्रश्न बनता है दहन और श्वसन में क्या समानता है तो हम आसानी से अब बता सकते हैं। अब अगला आता है इसके बाद, ये तो हमने समानता पढ़ी, अब दहन और श्वसन में क्या भिन्नता है। देखिए, श्वसन एक सजीवों के अंदर चलने वाली प्रक्रिया है और दहन ये निर्जीव पदार्थों को जलाया जाता है। पहला अंतर आ जाता है हमारा कि ये सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस पर होती है। अब मानव की बात कर रहे हैं अपन, हम मानव के शरीर, स्वस्थ शरीर का टेम्परेचर 36.9 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये श्वसन की क्रिया मानव में 37 डिग्री टेम्परेचर पर सेल्सियस पर होती है। लेकिन जो दहन की प्रक्रिया है वो, ये गलती से लिख गया दोस्तों, ये ताप है, इसको हम ताप पढ़ेंगे। दहन की प्रक्रिया उच्च ताप पर होती है, पहला अंतर। दूसरा अंतर है, ये श्वसन की प्रक्रिया मंद गति से होती है और दहन की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है, भयंकर तरीके से। अगला आता है, श्वसन की प्रक्रिया एंजाइमों के द्वारा संपन्न होती है और कंट्रोलिंग भी इसी के द्वारा होती है। और श्वसन प्रक्रिया में एक बात बता देना चाहता हूं, जितने भी एंजाइम आते हैं उन सभी एंजाइमों को सम्मिलित रूप से साइटोक्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? साइटोक्रोम। ओके, लेकिन दहन की बात करते हैं, दहन के अंदर एंजाइम नहीं होते। ओके, अगला नेक्स्ट स्टेप आता है, श्वसन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा मिलती है वो एटीपी के रूप में मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और दहन के अंदर जो ऊर्जा मिलती है वो ऊष्मा के रूप में मिलती है और प्रकाश के रूप में। सभी जानते हो, सर्दियां में खूब लकड़ियां जलाई हैं आपने तापने के लिए, है? हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया श्वसन और दहन में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम श्वसन के प्रकार। श्वसन के दो प्रकार हैं, एनएरोबिक और एरोबिक। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवायवीय श्वसन। देखो, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या होता है? अवायवीय इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि इस अवायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज है वो बिना ऑक्सीजन के ही अपघटित हो जाता है। अब आपको ये याद रखना है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। एथिल एल्कोहल ये एक किण्वन की क्रिया भी कहा जाता है इसको। अगर आपसे आए किण्वन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तो ये किण्वन की रासायनिक अभिक्रिया में भी इस समीकरण को हम लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है, ग्लूकोज का सूत्र आप सभी को याद है, C6H12O6। ये बिना ऑक्सीजन के एथिल एल्कोहल भी बोल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है। और आपको ये बता देना चाहता हूं, 2 एटीपी बनते हैं इसमें, तो कम ऊर्जा मिलती है अवायवीय श्वसन में। फिर यदि ऑक्सीजन है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिले, तो ग्लूकोज का विखंडन किसमें होगा? लैक्टिक अम्ल में हो जाता है और क्या बनती है? ऊर्जा। और इसमें भी 2 एटीपी ऊर्जा के बनते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको ध्यान रखना है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज 2 तरीके से टूटता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बिल्कुल नहीं है
और एक ऑक्सीजन का अभाव। और जो अनुपस्थिति में टूटता है वो टूटता है ईस्ट के अंदर, ईस्ट। और जो अभाव में टूटता है वो मांसपेशियों में टूटता है। ये पेशी कोशिकाओं में होता है। जब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक क्रैम्प हो जाते हैं, जब ज़्यादा कार्य करते हैं तो मांसपेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बन जाता है और उस लैक्टिक अम्ल के कारण हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। इसी के कारण होता है। और लैक्टिक अम्ल दूध में पाए जाने वाला जो दही में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, उससे भी बनता है तो दूध को फाड़ देता है। ये इसी के कारण दर्द होता है, हाथ पैरों में थकान आ जाती है। और जब हम आराम करते हैं और मालिश करते हैं, सिकाई करते हैं, तो क्या होता है, वो लैक्टिक अम्ल वापस पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। आगे बताऊंगा क्या होता है। ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं बनता है, वो ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल के बीच में एक और पदार्थ बनता है जिसको पायरुविक या पायरुवेट कहते हैं। वो अभी बताऊंगा आगे प्रश्न में। तो आप इसको याद रखना है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज दो तरीके से टूट जाता है। अगला स्टेप क्या है हमारा, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। अब देखो, जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकल रही है, में टूट रहा है। ये एक वायवीय श्वसन है और इसमें अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक कहें तो अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी मिल रहे थे, लेकिन वायवीय श्वसन में हमको 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखना, 2 एटीपी हमको आगे बताऊंगा कहाँ मिलते हैं। 36 एटीपी पायरुविक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के टूटने पर मिलते हैं। हाँ देखो, अब दोस्तों आपसे प्रश्न वायवीय अवायवीय श्वसन बता दिया आपको, ध्यान रखना है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में किस किस में विघटन होता है, ठीक है। अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है और ये क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, याद रखना। पायरुवेट में बदल गया, पायरुवेट में के 2 अणु बनते हैं और यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये क्रिया होती है ईस्ट में, ध्यान रखना। और ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा मिलती है जो मांसपेशी कोशिकाओं में होती है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया, ये पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है और ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय श्वसन की जो क्रिया ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ग्लाइकोलाइसिस अवायवीय और वायवीय सभी जीवों में होती है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, तो ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब देखो, आपको बताया था श्वसन प्रक्रम के द्वारा जो हमको एटीपी मिले थे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कोशिका की ऊर्जा कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। ये कैसे, अधिकांश प्रक्रमों में के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है और श्वसन प्रक्रम में जो ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा एडीपी से क्रिया करके और अकार्बनिक फॉस्फेट से क्रिया करके एटीपी का अणु बनाते हैं। एडीपी ऊर्जा के द्वारा एडीपी से फॉस्फेट अणु जुड़ जाएगा और एटीपी बन जाएगा। और हाँ दोस्तों, एटीपी का उपयोग किस में किया जाता है? एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने में किया जाता है। जो अपन चल रहे हैं, मांसपेशियां कार्य कर रही हैं चलने का, जो हाथ पैर हमारे चल रहे हैं, तो उस चलने के लिए ऊर्जा एटीपी से ही मिल रही है, ध्यान रखना। प्रोटीन संश्लेषण के लिए, तंत्रिका आवेग के जो सूचनाएं जा रही हैं, अभी कांटा चुभा, इसकी सूचना गई तुरंत हमारे मस्तिष्क को, इसका भेजने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ी, वो ऊर्जा कहाँ से मिली?
एटीपी से। ऊष्मा उत्पादन, शरीर का टेम्परेचर हमारा फिक्स बना रहता है 36.9 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? एटीपी, ध्यान रखना। अब अगला टॉपिक है जय प्रकाश उत्पादन। बायोलूमिनेसेंस जीव होते हैं जैसे जुगनू, रात में चमकता है जिसको पटवीजड़ा कहते हैं। आपको बता देता हूँ, बड़ा रोचक तथ्य है दोस्तों, ये भी एटीपी के कारण ही चमकता है, एटीपी के कारण ही ऊर्जा इसको मिलती है, जिसको पटवीजना बोलते हैं। फिर है जैव विद्युत उत्पादन, ये भी एटीपी के, विद्युत रे मछली जो करंट छोड़ती है एटीपी से ही मिलते हैं, तो ये एटीपी का उपयोग हुआ। अब आगे चलते हैं मानव में श्वसन। अब जो मेन पॉइंट है, अब मानव में श्वसन पढ़ते हैं हम। मानव में श्वसन में अंगों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है सहायक श्वसन अंग और दूसरा मुख्य श्वसन अंग। सहायक श्वसन अंग में आते नासा छिद्र, नासा मार्ग, कंठ, श्वास नली, श्वास नली के बाद आगे श्वसनिका, ब्रोंकस बोलते हैं, श्वसनिकाएं ब्रोंकियोल बोलते हैं, और श्वसनिकाएं खुलती हैं वायु कोशिकाओं में। आगे देखेंगे दोस्तों, चलते हैं। हाँ, अब देखो वायु कहाँ जाती है। बाह्य नासा छिद्र, मुख के ऊपर एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं, सब जानते हो, आपको इसमें क्या बताने की जरूरत ही नहीं है कुछ। फिर देखते हैं नासा छिद्रों से नासा मार्ग, जिसको नासा गुहा कहते हैं। क्या होता है सबको पता है, सब जानते हैं। नासा मार्ग के अंदर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और अंदर एक चिपचिपा पदार्थ श्लेष्मा लगा रहता है, जो क्या करता है, सूक्ष्म जीव, कण, मिट्टी, धूल उनको चिपका लेता है। और रोम, छोटे छोटे बाल क्या करते हैं, बाहरी वातावरण के से जो वायु जाती है उसको फिल्टर करके भेजते हैं हमारे अंदर, फिल्टर करके कोई कण, सूक्ष्म जीव जो अंदर नहीं चला जाए हमारे अंदर, ये कार्य करते हैं। श्लेष्मा का एक और कार्य है, बाहर यदि गर्म वायु है बाहर की, तो उस वायु के टेम्परेचर को शरीर के टेम्परेचर के अनुसार कर देगी, श्लेष्मा नम रहती है। ये कार्य देखो। नासा मार्ग, श्लेष्मा झिल्ली तथा रोम से ढका होता है, जिसे वायु में मिश्रित धूल के कण जीवाणु रोम में अटक कर नासा मार्ग के अग्रभाग में रह जाते हैं, और श्लेष्मा के कारण ये मार्ग नम रहता है तथा वायु का ताप और शरीर की ऊष्मा के कारण शरीर के ताप के बराबर हो जाता है, जो आपको बता रहा था। ठीक है, समझ में आया होगा। तो अब नासा गुहा से वायु, नासा मार्ग से वायु, नासा गुहा और नासा गुहा से वायु जाती है गले में स्थित ग्रसनी में। ग्रसनी वाले भाग में आपको बता रहा था, श्वास नली और ग्रास नली दोनों जुड़ते हैं, और इस वाले भाग में ग्रसनी वायु नलिका और ग्रास नली दोनों में खुलती है, और वायु नलिका के ऊपर और इस ग्रसनी वाले भाग में वायु नलिका के ऊपर एक पट लगा रहता है। इस प्रकार का दोस्तों आपको बता देता हूं, इस प्रकार का पट लगा रहता है, इस तरह का। इसको बोलते हैं घाटी ढक्कन। ये जैसे ही भोजन ऊपर से आता है इसके ऊपर आता है, और ये श्वास नली बंद हो जाती है। ये ढक्कन ऐसे आ जाता है, श्वास नली बंद नहीं होती, सॉरी, ये इस तरीके से आ जाता है कि भोजन श्वास नली में नहीं जाए। और इस ढक्कन को, श्वास नली के ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है, ध्यान रखना दोस्तों, इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस, घाटी ढक्कन कहते हैं, ध्यान रखना। चलो आपको मैं ये बता देता हूं, घाटी ढक्कन कहते हैं। अगली स्लाइड है कंठ। ग्रसनी से वायु गई कहाँ, फेरिंग्स से कंठ के अंदर आ जाती। ये हमारा कंठ है, जिसको स्वर यंत्र कहते हैं, और 8वीं में इसको बताया गया है, पढ़ाया गया है। उसमें पढ़ा होगा आपने, जिसमें एडम्स एप्पल नाम दिया गया था इसको। ध्यान, एक बार प्रश्न आया था बोर्ड में, एडम्स एप्पल किसे क्या है। तो देखो, श्वास नली का जो अग्रभाग है, जो ये उपास्थि से निर्मित 3 प्लेटों से बना होता है। 3 प्लेटें होती हैं कंठ में,
और ये उपास्थि होती है लचीली, जो दबाने से दब जाती हैं। यदि अस्थि होती है कंठ के अंदर तो गला दबाने से व्यक्ति मरता नहीं, लेकिन उपास्थि होती हैं दबाने से दब जाती हैं, जिस कारण व्यक्ति की सांस रुक जाती है और व्यक्ति मर जाता है। और इसमें दो जोड़े वाक कोश वोकल सेक्स पाए जाते हैं, और वाक कोशों में लगे रहते हैं दोस्तों तंतु 10 से 12 सेंटीमीटर, इनमें तंतु लगे रहते हैं और जो कंपन करते हैं, और इसी कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। इस कारण इसको स्वर यंत्र या ध्वनि उत्पादक अंग कहते हैं। और कंठ से अब वायु कहाँ जाएगी? श्वास नली। कहाँ जाएगी दोस्तों? श्वास नली। और श्वास नली ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और मैं आपको बता देता हूं, देखो श्वास नली 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। देखो इसका आपको चित्र दिखाता हूं। ये श्वास नली है, देखो ये श्वास नली है दोस्तों, ये श्वास नली जो आपको बता रहा था, ये कंठ हुआ, उपास्थि से बना है, और ये श्वास नली है। इसकी लंबाई कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर। और इसमें सी आकार के उपास्थि से निर्मित 16 से 20 छल्ले होते हैं, जो इसको पिचकने से रोक देते हैं। ये आपने पढ़ा श्वास नली में, ये श्वास नली के अंदर होता है। आगे पढ़ेंगे फिर अब श्वास नली। ठीक है दोस्तों, अब ये श्वास नली देखो आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। कितने भागों में विभाजित हो जाती है? 2 भागों में, जिसे श्वसनिका कहते हैं। और ये श्वसनिका अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। ये देखो, अब आगे मैं आपको ये डायग्राम के माध्यम से बता दूं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये श्वास नली हुई, आप पहले से परिचित हो इससे। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, उपास्थि से बने छल्ले हैं। अब ये श्वास नली 2 भागों में बट गई, जिन्हें कहते हैं ब्रोंकस, श्वसनिका। क्या कहते हैं? श्वसनिका। और ये श्वसनिका आगे चल के अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में जाकर के और अधिक भागों में बट रही है ये। और यहां तो आपको देखा होगा, आप खुद कल्पना कर सकते हो, खुद अनुमान लगा सकते हो। आप खुद कहोगे कि गुरुजी ये तो पौधा जैसा दिख रहा है, पेड़ जैसा दिख रहा है, तो ये वृक्ष के जैसा ही दिखाई देता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। और एक बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा गया है था कि किस मानव शरीर के किस अंग की तुलना वृक्ष से की गई है, तो उसका आंसर क्या था दोस्तों? फेफड़े। ठीक, तो आगे चल के ये श्वसनिका श्वसनिकाओं में बट गई। और ये श्वसनिका अब आपको दिखाऊंगा, वायु कूपकाएं, बोल के आकार की वायु कूपकाएं रहती हैं, जिनमें जाकर खुल जाती हैं। और इन वायु कूपकाओं के ऊपर रक्त की नलियों का जाल रहता है। अब इनमें वायु कैसे जाती है, यही आपको समझा देता हूं दोस्तों। वायु कूपिकाओं के अंदर, जैसे मान लो सपोज करो ये वायु कूपिका है। अब यहां से ऑक्सीजन गई और इसके ऊपर रक्त की नलियां हैं। ऑक्सीजन गई तो फेफड़ों के अंदर वायु कूपिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है। तो ऑक्सीजन की जब सांद्रता ज्यादा है और यहां जो रक्त की नलियां हैं इनमें ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी, तो वायु कूपिका से रक्त नलियों में चली जाएगी। और इसके अंदर जो वेन शिराएं लेकर आती हैं रुधिर को, उनमें CO2 की अधिकता होगी और अंदर फेफड़ों में वायु कूपिकाओं में CO2 की कमी होगी, तो बाहर से CO2 अंदर चली जाएगी। इस प्रकार विसरण के द्वारा जाती है। तो देखते हैं, हाँ, जो मैं आपको बता रहा था ये हो गया। और वायु कूपिकाएं होती हैं, इन श्वसनिकाएं जो वृक्ष के समान शाखाएं थी वायु कूपिकाओं में खुलती हैं, और इन वायु कूपिकाओं के कारण इन फेफड़ों का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, जो आपको बता रहा था। फिर आता है फेफड़े, वायु कूपिकाओं तक आ जाता है। ये बाह्य श्वसन की क्रिया हो जाती है वायु कूपिकाओं तक आकर के, एक तरह से हम भौतिक क्रिया कह देते हैं इसको। अब आते हैं मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन आते हैं हमारे। अब वो कौन कौन से हैं देखो, वो क्या है?
ये फेफड़े हैं, और जो लेफ्ट फेफड़ा है ये 3 पालियों में बटा रहता है, और राइट जो फेफड़ा है ये 2 पालियों में बटा रहता है। और ये गुलाबी होते हैं, स्पंजी होते हैं। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के दोनों फुफ्फुस हृदय के दोनों और वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ये हल्के गुलाबी रंग के स्पंजी लचीला संघ के आकार के होते हैं ये। अब आगे चलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब ये हो गया। अब पढ़ते हैं हम श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग की क्रिया किस प्रकार से होती है। देखो, फेफड़ों में श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? सांस लेना। मनुष्य 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेता है। तो श्वसन की क्रिया 2 पदों में होती है। श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग, फेफड़ों में वायु भरने और बाहर निकलने को ही सांस लेना श्वासोच्छ्वास कहते हैं। निश्वसन, निश्वसन कैसे होता है? ये पसली व डायफ्राम की पेशियों के सिकुड़ने से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, फुफ्फुस के अंदर दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब अधिक होने से बाहर वायु अंदर फेफड़ों में चली जाती है, ऑक्सीजन विसरण द्वारा रक्त की हीमोग्लोबिन से जुड़कर अंगों में जाती है और CO2 वायु को उसमें छोड़ दी जाती है। ये क्रिया होती है दोस्तों। और एक और बात बता देता हूं मैं, जो विसरण के द्वारा वायु कूपकाओं से ऑक्सीजन रुधिर नलिकाओं में मिली थी, हीमोग्लोबिन की दोस्ती ऑक्सीजन से तो है, लेकिन इससे भी अच्छी दोस्ती कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से है। 200 गुना अधिक क्षमता के साथ हीमोग्लोबिन से प्यार है कार्बन मोनोऑक्साइड को। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर इसीलिए कहते हैं नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब बंद कमरे में अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी जो श्वास के द्वारा अंदर जाएगी, ऑक्सीजन को नहीं जाने देगी और हम बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस है और हमारे वायुमंडल में 0.1% कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राणघातक हो सकती है। अब उच्च श्वसन क्या है? अब अंदर की वायु को बाहर छोड़ना। देखो, डायफ्राम और पसलियों की सामान्य स्थिति में आ जाने से वक्ष गुहा पर दबाव बढ़ जाता है और फुफ्फुस का आयतन कम हो जाता है, और दबाव बढ़ जाने से वायु कोश की वायु श्वास नली से होती हुई बाहर निकल जाती है। अब आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे गुरुजी बहुत जल्दी जल्दी से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, वीडियो बड़ी हो जाएगी और जो बताना चाह रहा था आपको वो नहीं बता सकता। अब देखो कैसे फेफड़े अंदर की वायु को बाहर छोड़ते हैं, बाहर की वायु को अंदर लेते हैं, वो एक क्लिप के द्वारा बताऊंगा। देखो, सबसे पहले इसको देखना है हमको, इसलिए देखो ये डायफ्राम वाला भाग है, ये डायफ्राम है ये। अब देखो इसके नीचे होने से, अब देखो फेफड़े का आकार बढ़ गया है, अब ऊपर हुए फेफड़ों का आकार सिकुड़ गया। अब देखो आकार बढ़ रहा है, अब आकार सिकुड़ रहा है। आकार बढ़ने से फेफड़ों में दबाव कम हो जाएगा और बाहर का दबाव अधिक होगा, तो वायु अंदर चली जाएगी। अब फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, दबाव अधिक हो जाएगा, बाहर दबाव कम हो जाएगा वायु का, तो अंदर की वायु बाहर चली जाएगी। दोस्तों अब देखते हैं आपको, ये आपको बता रहा था। फिर देखो ये फेफड़े आपको और स्पष्ट तरीके से समझा रहा हूं। ये फेफड़े हैं, ये श्वास नली है, देखो जो बता रहा था। ये जो पसलियां रहती हैं, इन पसलियों में ये वक्ष भाग में ये सुरक्षित रहते हैं फेफड़े, और इसी भाग में हृदय रहता है हमारा, थोड़ा बाईं ओर रहता है हृदय। तो और एक और बात बता देता हूं दोस्तों आपको, आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, घरों में, हमारे घर में कह देते हैं हिचकी आ रही है, हिचकी आ रही। हिचकी आने का कारण क्या है? हिचकी आने का कारण भी यही डायफ्राम है। हाँ, अभी आपको मैं बता रहा था कि जो हिचकी आती हैं, हिचकी आने का क्या कारण है? इसके 2 रीजन होते हैं दोस्तों। एक तो जो ये आपको ये डायफ्राम दिखा रखा है, इसके अंदर ये डायफ्राम एक मांसल संरचना है, इसके अंदर पेशियां होती हैं, और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि खान पान में गड़बड़ हो जाता है, पचता नहीं है, या कोई भी कब्ज की एसिडिटी बढ़ने लग जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाती है। एसिडिटी के कारण ये संकुचित होता है, डायफ्राम संकुचित हो जाता है। तो संकुचित जब होता है तो एकदम से अचानक से जब संकुचित होता है, बाहर ऊपर से ऑक्सीजन वायु आती है, और ये एकदम से संकुचित होता है तो वक्ष गुहा का आयतन ये सिकुड़ता है और ये कम होता है, जिसके कारण वायु ऊपर की ओर जाती है। वायु एकदम से ऊपर की ओर जाती है तो हमको एकदम से हिचकी ऐसे आती है, ऐसे। और एक
तो कारण यह है कि एसिडिटी के कारण जो डायफ्राम सिकुड़ता है तो वायु ऊपर की ओर धक्का प्रेशर लगता है, जिस कारण हिचकी आती है। दूसरा कारण यह है कि जो एक फ्रेनिक तंत्रिका रहती है, उस फ्रेनिक तंत्रिका के आवेग में जब कोई रुकावट आ जाती है तो हिचकी आती है। ये बता रहा था आपको। तो इसी के कारण ये डायफ्राम हुआ। ये डायफ्राम के फैलने और सिकुड़ने से अंदर बाहर वायु जाती है। डायफ्राम जब नीचे होगा, ये डायफ्राम जब नीचे होगा तो फेफड़ों का आकार बढ़ जाएगा। जब आकार बढ़ जाएगा तो इस फेफड़ों के अंदर दाब कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा और इसकी तुलना में और बाहर दाब अधिक होगा। जब अधिक दाब होगा तो बाहर से वायु फेफड़ों के अंदर चली जाएगी। अब डायफ्राम ऊपर की ओर होगा, ये डायफ्राम ऊपर की ओर होगा तो फेफड़ों का आकार क्या होगा, अब कम होगा। जब फेफड़ों का आकार कम होगा तो आयतन भी कम हो जाए, फेफड़े सिकुड़ेंगे तो फेफड़ों के अंदर जब सिकुड़ने से दबाव अधिक हो जाएगा और इतना दबाव हो जाएगा कि बाहर की तुलना में अंदर दाब अधिक होगा और बाहर कम होगा। तो अंदर की वायु फेफड़ों के माध्यम से बाहर छोड़ दी जाती है। इस प्रकार से फेफड़ों के अंदर वायु आती है और बाहर निकलती है। ये तो दबाव के कारण होता है। और जो आपको बता रहा था, फेफड़ों के अंदर जो वायु कूपिकाएं रहती हैं, इस तरह की वायु कूपिकाएं रहती हैं, वो वायु कूपिकाएं जैसा कि हाँ, उन वायु कूपिकाओं में विसरण के द्वारा ये वायु कूपिकाएं हैं दोस्तों, ये वायु कूपिकाएं, इन वायु कूपिकाओं में विसरण की क्रिया के द्वारा ये वायु कूपिकाएं हैं। ये नलिका लग रही हैं जो ब्लू कलर में है, ये नीले रंग की जो नलिका हैं, इनमें अशुद्ध रुधिर है, इनमें CO2 की सांद्रता अधिक है। तो इनसे तो CO2 इन वायु कूपिकाओं में छोड़ दी जाती है और जो इनके अंदर ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जो ये रेड कलर की जो ये रक्त नलिकाएं, कैपिलरीज बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज, इनके अंदर चली जाती है विसरण के द्वारा और फिर रुधिर से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ आपको कि आपने कई बार ये सोचा होगा कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो हमने यही पढ़ा है अब तक किताबों में, हम सांस के रूप में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। लेकिन ऐसा हमारी नासिका के अंदर कोई फिल्टर पड़ा है कि लग रहा है ऑक्सीजन को ही जाने देता है, बाकी की गैसों को नहीं जाने देता? नहीं दोस्तों, फेफड़ों तक सभी गैसें जाती हैं, लेकिन हमारे फेफड़ों में जो गैस गई, सभी गैसें वायु कूपिकाओं में गई और वायु कूपिकाओं के ऊपर जो रक्त नलिकाएं, उसमें जो आपको बता रहा था हीमोग्लोबिन वर्णक है, उस हीमोग्लोबिन वर्णक से ऑक्सीजन ही जुड़ती है, बाकी की गैसें नहीं जुड़ पाती। और हाँ, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल जाए, धुएं में सांस लेने लग जाएं, कुछ देर बाद दम घुटने लग जाता है। कुछ टाइम पहले आपको बता दिया था मैंने ये। तो इस प्रकार से दोस्तों श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। ये श्वसन हुआ आपका। और इसमें से जो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन के कितने प्रकार हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और ग्लूकोज के ऊर्जा प्राप्त करने के पथ कौन कौन से हैं, अवायवीय श्वसन में क्या बनता है, कितने ATP बनते हैं, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आपको पता है कोरोना के कारण बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आ पाए हैं, जिस कारण उन तक किसी भी कारण से वो पढ़ाई से वंचित रहे हैं। तो
उन तक इनको शेयर करें और आगे की वीडियो इसी प्रकार से मैं आपको लाता रहूँगा और समझाने का अधिक से अधिक आपको प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।